हेलो चिल्ड्रन, सब कैसे हैं आप? बढ़िया और बढ़िया ही रहिए। अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी। लास्ट में मैंने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्यों शुरू करा, पहली क्लास थी, आपको बता दिया था। उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। सिर्फ लास्ट क्लास में 2 क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में और इंट्रोडक्शन था, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन दिए थे मैंने और आंसर भी लिख के दिए थे। अब हम आगे चलते हैं। बहुत सालों बाद एक्सपेरिमेंट्स के बाद पता चल गया कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक सेल का क्या है, डीएनए। वो कैसे पता चला? डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। उसमें कुछ साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट इन्वॉल्व रहे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का जिक्र मैंने यहाँ किया है। सटन एंड बोवेरी इन 1902 इन्होंने जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो भी होती है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, हमसे हमारे आगे की प्रोजेनी में पास बिटवीन जनरेशन्स बाय वे ऑफ किसके ज़रिए? क्रोमोसोम्स। ये बात किन्होंने बताई? सटन एंड बोवेरी नाम के 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1902 में। और ये सब रिलेटेड है डीएनए से, क्योंकि क्रोमोसोम्स काय के बने हैं? डीएनए के बने। तो इतनी बात उन्होंने बताई थी कि जो भी सेल का पार्ट है वो आगे की प्रोजेनी में कंटिन्यू होता है, वो क्या है? क्रोमोसोम है। क्लियर? देन 1869, ये तो पहले की बात है, 1869 में न्यूक्लिक एसिड्स वर फर्स्ट आइसोलेटेड मतलब एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो भी एसिडिक प्रॉपर्टी वाले मॉलिक्यूल थे उनको क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स। उन मॉलिक्यूल्स को पहली बार निकाला सेल में से, आइसोलेटेड बाय फ्रेडरिक मिक्सचर। इंपॉर्टेंट नेम है, बाय फ्रेडरिक मिक्सचर ZZ। एंड उन्होंने ही नाम दिया उन मॉलिक्यूल्स को जो न्यूक्लिक एसिड्स निकाले न्यूक्लियस में से, न्यूक्लियन। और ये नीट में आने वाला क्वेश्चन है। और वो कौन से सेल्स थे जिससे ये आइसोलेट किया उन्होंने? वो थे पस सेल्स। जब कोई इंजरी हो जाती है तो पस निकलता है इंजरी वाली साइड से, तो उन पस सेल्स को जब देखा, वो पस सेल्स में क्या थे, क्या होते हैं? अपने बॉडी के सिपाही WBCs, वाइट ब्लड सेल्स। कौन से? ल्यूकोसाइट्स। वो सेल के ल्यूकोसाइट्स में न्यूक्लियाई होता है, उनके न्यूक्लियाई के अंदर जो एसिड्स पाए गए थे वो निकाले और उनको नाम दिया न्यूक्लियन। ये किन्होंने दिया था? फ्रेडरिक मिक्सचर ने। नेक्स्ट, थोड़े ही समय बाद 1889 में आई हैव रिटन स्टूडेंट, उसका मतलब ये है कि ये ऑटमैन जो थे वो फ्रेडरिक मिक्सचर के स्टूडेंट थे। उनके स्टूडेंट ऑटमैन ने 1889 में क्या किया? रीनेम्ड न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लियन नाम फ्रेडरिक मिक्सचर ने दिया था, उन्होंने फिर से नाम दिया, क्या दिया? न्यूक्लिक एसिड नाम दे दिया इनको। न्यूक्लियन की बजाय उन मॉलिक्यूल्स को क्या नाम दिया? न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड जो है वो ये भी बताया उन्होंने कि न्यूक्लियस के अंदर से, सेल के न्यूक्लियस के अंदर से जो न्यूक्लिक एसिड्स निकलते हैं वो एक टाइप का नहीं होते, वो 2 टाइप के होते हैं। कौन से? डीएनए एंड आरएनए। ये नहीं बताया उन्होंने डीएनए आरएनए, मैं आपको बता रही हूँ बस कि 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ये भी बात ऑटमैन ने बताई थी। नेक्स्ट, कॉर्नबर्ग, वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, अगेन ZZ नीट में आने वाला क्वेश्चन। कॉर्नबर्ग वो फर्स्ट थे जिन्होंने सिंथेसाइज किया था डीएनए इन विट्रो इन 1957। डेट इंपॉर्टेंट पार्ट, फर्स्ट टू सिंथेसाइज डीएनए इन विट्रो मतलब एक लिविंग सेल के बाहर लैब में, लिविंग बॉडी में नहीं, लिविंग सेल के बाहर लैब में उन्होंने डीएनए के मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज किया। लेबोरेटरी में जब ऐसा करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इन विट्रो। ठीक है? और अगर लिविंग सेल के अंदर करते हैं तो इन वाइवो। मैं 10 बार बताती हूँ, इन दोनों वर्ड के मीनिंग कई बार आते हैं, इन विट्रो एंड इन वाइवो। तो इन्होंने डीएनए का सिंथेसिस इन विट्रो किया था 1957 में। एक आध साल बाद ही 1959 में उनको शेयर्ड NP's नोबेल प्राइज विद किनके संग? सेवेरो
ओकोहा के संग मिल करके उनको 1959 में किनको, कॉर्नबर्ग को नोबेल प्राइज मिला फॉर आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ बोथ, डीएनए भी सिंथेसाइज किया और उन्होंने आरएनए भी सिंथेसाइज किया। सो दिस वाज फ्यू, थोड़ी सी हिस्ट्री मैंने आपको, क्योंकि हम इतने बड़े मॉलिक्यूल, डीएनए इतने इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल को पढ़ने जा रहे हैं, तो उसकी थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री मैंने आपको बताई। ये कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए को लेकर के कुछ न कुछ वर्क किया था। अब डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल वो पता चल गया तो कितने साल लगे? इट टुक मैनी ईयर्स टू क्लैरिफाई वेदर डीएनए और प्रोटीन। अब मुसीबत कहाँ आई, ये साल क्यों लगे इतने? एक सेल के अंदर दो बड़े मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, हम 11th में कर चुके हैं बायोमॉलिक्यूल्स में, प्रोटीन भी एक मैक्रो मॉलिक्यूल है और डीएनए भी एक बड़ा मॉलिक्यूल है सेल का। तो दोनों मैक्रो मॉलिक्यूल में बड़ा कन्फ्यूजन होता था और उसका रीज़न ये था कि प्रोटीन भी बहुत सारी डाइवर्सिटी, मतलब प्रोटीन इतने टाइप्स के होते हैं सेल में, बहुत सारे टाइप्स के प्रोटीन्स हम पढ़ चुके हैं सेल में पाए जाते हैं और बहुत सारे फंक्शंस करते हैं इंपॉर्टेंट। तो हमेशा साइंटिस्ट को कन्फ्यूजन रहता था कि कहीं प्रोटीन तो नहीं है जेनेटिक मटीरियल, और डीएनए भी उसी तरह बहुत सारी डाइवर्सिटी वाला लिए हुए मॉलिक्यूल था, तो उसके लिए भी कन्फ्यूजन चलता रहा। इसलिए कई साल लगे, कई एक्सपेरिमेंट्स हुए कि प्रोटीन है कि डीएनए है। हालांकि सालों बाद एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो गया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। सो took many years to clarify whether DNA is the genetic material or protein, because both have structural, इतने types के forms और structure में मिलते हैं दोनों ही molecule, तो ये बताना बड़ा मुश्किल हो गया था। फिर पता चल गया, कंफर्म हो गया एक्सपेरिमेंटली कि डीएनए ही है जेनेटिक मटेरियल, तो इट इज़ द लार्जेस्ट, सेल के अंदर पाया जाने वाला लार्जेस्ट मैक्रोमोलिक्यूल है डीएनए। क्यों? उसके पास 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स हैं। अब मैं आपको डिटेल बताऊंगी, जिनको ये बायोकेमिस्ट्री थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है तो मैं डिटेल इसके आगे आएगा। अभी कितने इसके पास, इस मैक्रोमोलिक्यूल डीएनए के पास कितने टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स हैं? कितने टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स हैं? 4। मैं आपको इसको बहुत आसान करके बताती हूँ विद डिफरेंट कलर्स। आपको मैं ये आसान करके बता देती हूँ विद डिफरेंट कलर्स। सपोज एक माला है मोती की, और मोती कितने टाइप के हैं? 4 टाइप के हैं। वो मोतियाँ क्या हैं? हम मान के चल रहे हैं कि वो मोती क्या हैं? वो हैं न्यूक्लियोटाइड्स। तो 4 अलग अलग टाइप के मोती हैं, पर्ल्स हैं, जिसकी ये माला बनी हुई है। ठीक है, ये 4 टाइप्स के हो गए। ये क्या है? हम मान के चलो न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, अब इन 4 मोतियों को, न्यूक्लियोटाइड्स को मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, मैं अपनी कोई मुझे ऑर्डर दे, मैं कितनी भी लंबी माला बना सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं 2 लाल लगा के, फिर मैं अपना सीक्वेंस कुछ भी चेंज करके न्यूक्लियोटाइड्स का 2 काले, कितने भी ऐड कर सकती हूँ, और मैं वैरायटी ऑफ, मैं एक माला को भी बहुत बड़ा कर सकती हूँ और मैं कई टाइप की मालाएं बना सकती हूँ। मोतियों का रंग इधर उधर, 4 टाइप के इधर उधर कॉम्बिनेशन करके कर सकती हूँ ना, तो कितनी डाइवर्सिटी भी मिलती है। सो इसी वजह से ये मॉलिक्यूल जो है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है, क्योंकि उसके पास क्या है? 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स यूनिट विच कैन बी अरेंज्ड इन डिफरेंट मैनर। सो with the long length of this macromolecule can be obtained. Now experimentally proved, मैंने आपको बताया कि प्रूव हो गया है। एक्सपेरिमेंट्स हम अपन को डिटेल में करना है, वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स, तो हम करेंगे कि कैसे, वो भी डिटेल में करें, कैसे प्रूफ हुआ कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। फाउंड इन ऑल द सेल्स, हर सेल में मिलता है। दो प्रोटीन इज ऑल्सो फाउंड, लेकिन ये भी हर सेल में मिलता है। नेक्स्ट, ऑल सोमैटिक सेल्स ऑफ सेम स्पीशीज कंटेन सेम अमाउंट ऑफ डीएनए। हम ह्यूमन बीइंग हैं, आप ह्यूमन बीइंग हैं, आप अपन सबकी, आपकी सेल कहीं की भी, यहाँ की सोमैटिक सेल कहीं की भी निकाल लें, और अगर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए का अमाउंट देखेंगे तो अगर अपन सब सेम स्पीशीज हैं ह्यूमन बीइंग्स,
सबका 46 क्रोमोसोम ही निकलेगा। तो कांस्टेंट है, क्रोमोसोम मतलब काय का बना है, डीएनए का बना है, तो उतना कांस्टेंट रहता है। फिर बताती हूँ, ऑल सोमैटिक सेल्स ऑफ सेम स्पीशीज, हम सब ह्यूमन बींग्स एक ही स्पीशीज, कंटेन सेम अमाउंट ऑफ डीएनए। ठीक है, तो ये सब प्रूफ्स हैं कि डीएनए इज अ वेरी गुड जेनेटिक मटेरियल। देन एग्जिबिट्स इनफाइनाइट वैरायटी ड्यू टू अनलिमिटेड सीक्वेंस ऑफ मोनोमर्स। मैंने वही बात, मोनोमर्स मतलब एक एक मोती, एक एक न्यूक्लियोटाइड, उसको क्या बोलते हैं, मोनोमर। तो अनलिमिटेड सीक्वेंस, कितना भी हम मोती लगा के इसका कुछ भी, छोटी माला, बड़ी माला, बीच के लेंथ की माला, लंबी माला, एनी लेंथ हम बना सकते हैं बाय चेंजिंग दीज मोनोमर्स, बढ़ा के और कम करके। तो वही लिखा है कि ये मॉलिक्यूल ऐसा है, एग्जिबिट इनफाइनाइट, गिनती नहीं हो सके इतनी हम वैरायटी ड्यू टू अनलिमिटेड सीक्वेंस ऑफ मोनोमर्स, कितनी भी हम सीक्वेंस बढ़ा कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं डीएनए में, उतने टाइप के डीएनए की हमको वैरायटी, जेनेटिक मटेरियल की वैरायटी होती है और मिलती भी। ठीक है, नेक्स्ट, डुप्लीकेट्स बाय रेप्लिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम पहले ही क्लास में कर चुके हैं कि जेनेटिक मटेरियल एक अच्छे में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो डीएनए में भी वही चीज़ है कि इट कैन रेप्लिकेट, अपनी कॉपी कर सकता है ड्यूरिंग कौन सा फेज, इंपॉर्टेंट, इंटरफेज। इंटरफेज सेल साइकिल का कौन सा फेज है, इंटरफेज। 11th में आप कर चुके हो सेल साइकिल, उसमें इंटरफेज में के टाइम ये डबल हो जाता है। क्यों डबल होता है, वाई इट इज नेसेसरी, टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वली इन DAU इज डॉटर सेल्स बाय माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है, एक सेल है बॉडी का और वो कितने में डिवाइड होता है, 2, बिल्कुल पेरेंटल सेल टाइप में, डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। तो इसमें अगर 10 क्रोमोसोम्स हैं तो इसमें भी 10 होंगे और इसमें भी 10 होंगे, तो 10 10 20 हुए, तो डबल तो जाने के लिए क्या होना पड़ेगा, यहाँ 10 को अपनी कॉपी करनी पड़ेगी कि नहीं, तभी तो दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी डीएनए में होती है जहाँ पर डुप्लीकेट्स बाय रेप्लिकेशन। देन नेक्स्ट, डेवलप्स म्यूटेशन इन जीन्स एंड क्रोमोसोम, जहाँ पर मैं ऐड कर देती हूँ अकेजनली, अकेजनली कभी कभी, और इस मॉलिक्यूल में वो भी प्रॉपर्टी है डीएनए में कि वो कभी कभार म्यूटेशंस, मतलब उसके अंदर जो जीन्स और क्रोमोसोम्स, डीएनए इस तरह से, ये हम पूरा डिटेल में करेंगे, डीएनए का जो डबल हेलिक्स है वो अपने आप को किस तरीके से सेल के अंदर वाउंड करके रखता है और बहुत छोटे सी जगह में अपने आप को पैक कर लेता है। और जब वो उसके कुछ हिस्से जो होते हैं, जो कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिए होते हैं, उनको बोलते हैं जीन्स। क्या बोलते हैं उनको, जीन्स। वो पूरा एक डबल हेलिक्स धागा है जिसके कुछ हिस्से जहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कोडेड फॉर्म में हैं, उनको बोलते हैं जीन्स। और जब वो अपने आप को फोल्ड कर लेता है धागा और बहुत कंडेंस हो जाता है, तो उनको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। वही डीएनए के अलग अलग फॉर्म्स के ये नाम है, जीन्स, क्रोमोसोम्स। तो उन जगहों पे चेंजेस, कभी कभार वो जगहें थोड़ी बहुत चेंज के लिए अपने आप को तैयार रखती हैं, तो वो प्रॉपर्टी भी डीएनए में पाई जाती है। सो डेवलप्स म्यूटेशंस इन जीन्स एंड, म्यूटेशन मतलब चेंजेस, क्रोमोसोम अकेजनली। ठीक है, स्टोर्स इंफॉर्मेशन एज जेनेटिक कोड, पहले ही बताया है आपको एक अच्छे जेनेटिक मटेरियल की क्या खासियत होती है कि वो अपने अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख सके। तो डीएनए अपने अंदर इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में स्टोर करके रखता है, इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड, कोड के फॉर्म में। वी विल बी डूइंग इन डिटेल ईच एंड एवरी वर्ड विच इज कमिंग हियर कि क्या है जेनेटिक कोड, तो डिटेल में वो भी करेंगे क्या है कोड। देन डीएनए एक्सप्रेसेस बाय ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एमआरएनए। अब डीएनए अपने आप को, वो डीएनए कभी न्यूक्लियस के बाहर, ये ऐसा मॉलिक्यूल है कि न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है, न्यूक्लियस से बाहर नहीं आता। तो न्यूक्लियस से बाहर नहीं आएगा तो अपनी इंफॉर्मेशन बाहर कैसे देगा, तो इंफॉर्मेशन बाहर देने के लिए वो
एक दूसरे मॉलिक्यूल की हेल्प लेता है और उसको अपनी इन्फॉर्मेशन जितनी भेजनी है बाहर, मतलब साइटोप्लाज्म में, वो इन्फॉर्मेशन वो किसको दे देता है, दूसरे मॉलिक्यूल को, और उस मॉलिक्यूल को कहते हैं mRNA या मैसेंजर RNA। तो व्हाट हैपन्स, सपोज ये न्यूक्लियस में DNA, ये सेल है, ठीक है, ये DNA है। अब ये अपनी इंफॉर्मेशन किसको देगा, किसको देगा ये अपनी इंफॉर्मेशन, टू, यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन वो किसको देगा, एक दूसरे मॉलिक्यूल को, जिसको बोलते हैं mRNA। क्या बोलते हैं जिसको, mRNA। और इस प्रोसेस को बोलते हैं, ये इधर से इधर इंफॉर्मेशन आ जाना, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको, वी कॉल दिस ट्रांसक्रिप्शन। दैट इज द इंफॉर्मेशन ऑफ DNA इज given to mRNA. So the same is written here. DNA expresses by transcription of mRNA. अपनी बात वो किसके थ्रू कहलवाते हैं, mRNA, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन से आगे भी बताती हूँ। अब ये मॉलिक्यूल mRNA साइटोप्लाज्म में आ जाता है, क्योंकि ये मूव कर सकता है, तो ये बाहर आ जाता है न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म में, और यहाँ पर ये अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो किस फॉर्म में, राइबोसोम्स की मदद से किस फॉर्म में रिलीज करता है, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। जो भी प्रोटीन की ज़रूरत है वो बनता है विद द हेल्प ऑफ दिस कोडेड मैसेज ऑन mRNA। और इस प्रोसेस को बोलते हैं और ये डिटेल में करेंगे हम, सो डोंट वरी, ट्रांसलेशन की उसके स्टेप्स क्या है, सिर्फ अभी वर्ड मीनिंग समझ लो। DNA से mRNA को इन्फॉर्मेशन गई, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। mRNA साइटोप्लाज्म में वो कोडेड इन्फॉर्मेशन लेके आया और उसने डीकोड करके कोई प्रोटीन बनाने की इन्फॉर्मेशन रहती है वो, और वो प्रोटीन बना लिया, उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। और प्रोटीन बनने से वो प्रोटीन कोई एंजाइम हो सकती है, वो प्रोटीन सेल स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज हो सकता है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, कोई भी काम में सेल के अंदर कोई प्रोटीन प्रोटोप्लाज्म बनाने के लिए यूज हो सकता है। तो बहुत सारे कामों के लिए ये प्रोटीन्स यूज होते हैं जो कि कोडेड इंफॉर्मेशन द्वारा बनाए जाते हैं। सो दिस इज द होल प्रोसेस हाउ DNA ट्रांसक्राइब्स एंड ट्रांसलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। सो DNA में वो बात है। नेक्स्ट, डिफरेंट जीन्स रिमेन फंक्शनली इन डिफरेंट सेल टाइप, उसको डिफरेंशिएट। अब ये मैं एक्सप्लेन करके बताती हूँ आपको। डिफरेंट जीन्स रिमेन फंक्शनली इन डिफरेंट सेल टाइप। क्या होता है, आपने लास्ट ईयर मैंने आपको बताया था सेल साइकिल के वक्त कि हर सेल साइकिल में नहीं एंटर होती। कुछ सेल्स होती हैं जो डिवाइड होना नहीं चाहती, उनको काम दे दिया जाता है, वो G0 स्टेज में एंटर हो जाती। याद आया आपको, G0 स्टेज में जब एंटर हो जाती हैं तो वो सेल्स का काम होता है, अब वो किसी काम के लिए डिफ्रेंशिएट होंगी। तो ये किस काम के लिए उनको डिफ्रेंशिएट होना है, ये बात की इंफॉर्मेशन किसके पास रहती है, DNA के पास। ये हर सेल को, और जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि एक प्लांट में एक सेल साइकिल में G0 स्टेज में चली गई, पता चला वो बाद में किस में डिफ्रेंशिएट इनटू जाइलम के वेसल्स में। अब जाइलम वेसल में चेंज हुई है, इसका मतलब उसको क्या काम है, उसका पानी चढ़ाना। तो जो चीज़ पानी चढ़ाने के लिए जैसा शेप चाहिए, जैसे उसमें वॉल चाहिए, वो सब उसको वैसे ही बनना है। तो वो बनने के लिए क्या, जो भी जीन्स को एक्टिव होना है वही जीन्स एक्टिव होंगी, वही सामान बनेगा, और वो काम कौन करता है, DNA। मतलब डिफ्रेंशिएशन, हर एक सेल का अलग अलग काम होता है, और वो अलग अलग काम के लिए अलग अलग प्रोटीन्स लगते हैं, और उनकी इंफॉर्मेशन किसके पास रहती है, DNA के पास। और इस एक सेल को किसी काम के लिए स्पेशलाइज हो जाने वाली प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन। अब वो उसको वही काम करना है, तो वो काम करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए दैट इज गिवन थ्रू DNA। ठीक है। नेक्स्ट, गवर्न्स वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ। अब देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है DNA की। कौन सी वेरियस स्टेजेस, मैं लिख देती हूँ, जैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट,
फिर ग्रोथ, फिर सेक्सुअल मैच्योरिटी, सेक्सुअली मैच्योर होना, फिर ओल्ड एज, एजिंग। तो ये सब लाइफ के जो स्टेजेस हैं, जैसे जाइगोट बना, जाइगोट से पूरा एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट की पूरी सही से होना चाहिए, ये इंफॉर्मेशन डीएनए के पास है। उसके बाद ग्रोथ होती है ऑर्गेनिज्म की, वो इंफॉर्मेशन कब होनी है वो डीएनए के पास है। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअली मैच्योर होना, चाहे वो प्लांट्स हो एनिमल्स हो, वो कब होना है वो भी डीएनए कंट्रोल करता है। फिर एजिंग, एजिंग से पूरी क्या प्रॉपर्टीज आने लगती, वो सब चीज़ें भी कंट्रोल करता है। किसके पास है? डीएनए के पास। डीएनए इज कंट्रोलिंग ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और इस प्रॉपर टाइम पे सब चीज़ें हों अकॉर्डिंग टू एज वाइज, वो सब हो इन प्लांट्स, इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज़ कंट्रोल्ड बाय डीएनए, उसको बोलते हैं, उसको क्या लिखा है मैंने, हैज़ बायोलॉजिकल क्लॉक। मतलब पूरी घड़ी है उसके पास कि कितने टाइम पे कब होना चाहिए डीएनए के पास। किसकी बायोलॉजिकल क्लॉक? पूरी लाइफ की फेजेस की, स्टेजेस की। ठीक है। सो नेक्स्ट, एबल टू रिपेयर इटसेल्फ। एक और प्रॉपर्टी, अगर जेनेटिक मटेरियल का कोई डैमेज हो गया है, इंज्योर हो गया है, कोई सेल का किसी वजह से डैमेज हो गया है, तो उसको रिपेयर करने की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो डीएनए कैन रिपेयर इटसेल्फ। देन नेक्स्ट, एब्जॉर्ब्स द सेम वेवलेंथ ऑफ हाई एनर्जी रेडिएशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी कहीं का भी किसी भी ऑर्गेनिज्म का डीएनए का मॉलिक्यूल है, वो हाई वेवलेंथ के रेडिएशंस जो एब्जॉर्ब करे, किसी भी ऑर्गेनिज्म का डीएनए वो सेम अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब करने की ताकत होना चाहिए, और वो होती है डीएनए के मॉलिक्यूल में। और यू नो व्हाई, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ हाई एनर्जी रेडिएशंस जब एब्जॉर्ब करते हैं तो उससे क्या होता है? म्यूटेशंस। तो विच कॉज, दे कॉज म्यूटेशन। तो इसका, इस प्रॉपर्टी का एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि ये मॉलिक्यूल में ये प्रॉपर्टी है कि हाई एनर्जी रेडिएशन से कुछ उसमें चेंजेस आ जाते हैं उसके न्यूक्लियोटाइड्स में, उसको बोलते हैं म्यूटेशंस। तो अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कोई साइंटिस्ट डीएनए के ऊपर काम कर रहा है, तो उसको अगर डीएनए का में म्यूटेशन करना है तो वो हाई एनर्जी वेवलेंथ यूज़ कर सकता है। मालूम है किसी भी ऑर्गेनिज्म में डीएनए अगर है तो उसमें हाई एनर्जी वेवलेंथ लेने की जो प्रॉपर्टी है वो सेम है सभी सेल्स में, तो वो वर्क कर सकता है इजीली उसके ऊपर, और डीएनए में वो प्रॉपर्टी होती है। सो डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल क्यों माना गया? बिकॉज उसकी सब ये प्रॉपर्टीज़ थी। वाई इट वॉज कंसिडर्ड एज अ जेनेटिक मटीरियल। क्लियर है? थोड़ी बहुत हिस्ट्री है, देन दीज आर द पॉइंट्स। आपको इसी तरीके से पॉइंट्स में लिखना है। क्लियर है? वाई डीएनए को जेनेटिक मटीरियल कंसिडर करते हैं। क्लियर है ये बात? बिकॉज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज। मैं 1 मिनट दे रही हूँ, यू कैन कॉपी डाउन, देन वी विल मूव फर्दर। You can copy down. Should I rub? Now, in this universe, all living organisms have DNA except few viruses. वायरसेस को छोड़ करके, कुछ वायरसेस को छोड़ करके सबका जेनेटिक मटेरियल मेजर ऑर्गेनिजम्स का क्या है? डीएनए है। तो हमने 11th में पढ़ा था, हम लोगों ने किस टाइप की सेल है ऑर्गेनिज्म की, उसके अकॉर्डिंगली पूरे ऑर्गेनिजम्स को 2 में डिवाइड किया है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। यू रिमेंबर दिस। सो हम थोड़ा सा जनरल देखेंगे कि प्रोकैरियोट्स में किस टाइप का है और यूकैरियोट्स में किस टाइप का है। सो आई विल रब दिस एंड सपोज पहले हम देखते हैं इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। सो फर्स्ट वी विल ऑब्जर्व इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल। अब यू नो इन अ प्रोकैरियोट सेल, सपोज आई एम मेकिंग वन बैक्टीरिया,
दिस इज अ बैक्टीरिया, इट्स अ प्रोकैरियोट सेल, देयर इज नो न्यूक्लियस। ओके, तो क्या जेनेटिक मटेरियल डीएनए न्यूक्लियस में पाया जाएगा? न्यूक्लियस है ही नहीं, तो इट इज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। पहली बात, जेनेटिक मटेरियल कहाँ मिलेगा? एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म, कहीं भी एम्बेडेड मिलेगा। दूसरी बात, इट इज सर्क्युलर इन शेप, शेप कैसा रहेगा? सर्कुलर। प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा वो बता रही हूँ, अकरेंस कैसा होगा। सो इट इज एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म एंड शेप कैसा होगा? इट इज सर्कुलर, इट इज नॉट अ वेरी बिग मॉलिक्यूल, इट इज सर्कुलर। प्लस मैं आपको भी डिटेल पढ़ाऊंगी तब क्या होता है डीएनए के यूकैरियोट्स में, डीएनए के धागे के संग एक और चीज अटैच होती है, उसको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स, लेकिन प्रोकैरियोट्स के डीएनए में नो। सो नो हिस्टोन प्रोटीन्स, नो हिस्टोन प्रोटीन्स। अब हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं है तो उसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं नेकेड डीएनए। जब हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते तो क्या बोलते हैं? नेकेड डीएनए। और जो साइटोप्लाज्म में धसा हुआ सर्कुलर डीएनए उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं उसको? समटाइम्स इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड, क्योंकि इट इज नॉट covered by a membrane. So these DNA not covered by a membrane, ठीक है ना? और there are no histone proteins, it is circular in nature. So in prokaryotic cell, how is the genetic material placed? It is placed, it is embedded in the cytoplasm, it is circular, it is not very big, without histone proteins, इसलिए naked DNA कहते हैं, और इस पूरे को क्या कहेंगे? न्यूक्लियोइड कहते हैं। अब एक चीज़ बहुत से, नॉट इन ऑल प्रोकैरियोट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार बना के लिखती हूँ, नॉट इन ऑल प्रोकैरियोट्स, लेकिन इन मेनी प्रोकैरियोट्स इसके अलावा एक छोटा सर्कुलर, अ स्मॉल सर्कुलर DNA is also found. A small circular extra other than this, not in all but in many of the prokaryotes, especially in bacteria, a small extra circular DNA is found which is called as plasmid. क्या बोलते हैं उसको? प्लाज्मिड। सो ऐसा एक्स्ट्रा मिलेगा उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। एंड वाई एक्स्ट्रा? बिकॉज द ओरिजिनल वन इज दिस सर्क्यूलर, द ओरिजिनल DNA genetic material of prokaryote is this, it is extra than this. So extra nuclear present circular small, it is circular in nature, very small छल्ला of DNA, उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड, which is present in many of the prokaryotes. So this was the occurrence in prokaryotes. Now we will also do the occurrence in, you can copy down, in eukaryotes. एक बार रिवाइज यही लर्न करिए। प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए कैसा होता है? प्रोकैरियोट्स मतलब बैक्टीरिया मेजर, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। उसमें there is no nuclear membrane, so the DNA is how it is circular, it is embedded in the cytoplasm and without histone proteins, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? naked DNA. This whole circular thing is also called as nucleoid sometimes, not covered by a membrane. Other than this, one small circular DNA may be found in few prokaryotes and that circular is called as plasmid. क्लियर है ये बात? ठीक है। अब मैं यूकैरियोट्स का अकरेंस बताती हूँ कि यूकैरियोट्स में यूजुअली कैसे अकर होता है। सो इन यूकैरियोट्स, नेक्स्ट, इन यूकैरियोट्स में हम भी आते हैं। ऑल
major organisms other than prokaryotes. You know, a cell, suppose this is a eukaryotic cell, you know, everybody knows that it has a well defined membrane से covered, double membrane covered nucleus. So where is the genetic material found? Inside the, so it is found inside the membrane bound, inside the membrane bound nuclei, न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस उसमें पाया जाता है. प्लस मैंने कैसा बनाया है? इट इज लीनियर, इट इज लीनियर, वो सीधा होता है, सर्कुलर नहीं होता. यूकैरियोट्स में सर्कुलर नहीं होता, लंबा होता है, वेरी लॉन्ग, इट्स अ मैक्रोमोलिक्यूल, बड़ा, इट्स लीनियर. तीसरी चीज यहाँ पर क्या थे? प्रोकैरियोट्स में नो हिस्टोन प्रोटीन्स, लेकिन यहाँ पर दे आर हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट. सो हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट. इट्स अ लीनियर मॉलिक्यूल, लंबा मॉलिक्यूल है और कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन एंड प्रेजेंट इनसाइड व्हाट? न्यूक्लियस, बाकायदा न्यूक्लियस के अंदर होता है. और इसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक. जब तो उसको बोलते हैं, इस मॉलिक्यूल का नेचर कैसा होता है? एसिडिक. जब तो हम लोग बोलते हैं इसको न्यूक्लिक एसिड. क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लिक एसिड. नाउ इसको क्योंकि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, इसलिए कभी कभी इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर डीएनए. क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियर डीएनए, क्योंकि प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. क्या यूकैरियोट्स में डीएनए सिर्फ न्यूक्लियस में ही है, होता है क्या? नहीं, इसमें दो ऑर्गेनेल और हैं. एक ऑर्गेनेल यूकैरियोट्स में आपको मालूम है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट रहते हैं, तो एक है माइटोकॉन्ड्रिया, और प्लांट्स में एक ऑर्गेनेल है जिसको बोलते हैं प्लास्टिड्स. क्या बोलते हैं इनको? प्लास्टिड्स. और ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया. सो दो ऑर्गेनेल हैं यूकैरियोट्स में, दे ऑल्सो हैव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए, और इन दोनों में वो अगर है तो कैसा होगा? सर्कुलर. जस्ट लाइक प्रोकैरियोट का डीएनए नहीं था सर्कुलर, उस टाइप का डीएनए प्रेजेंट होता है इन प्लास्टिड्स एंड इन माइटोकॉन्ड्रिया. और क्योंकि ये दूसरे सेल ऑर्गेनेल में प्रेजेंट है, उसी सेल के दूसरे ऑर्गेनेल में, तो इसको, इनके नाम है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए. क्या बोलते हैं इनको? यहाँ जो डीएनए पाया जाता है इसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर. क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए. और क्योंकि ऑर्गेनेल में प्रेजेंट है, सो ऑर्गेनेलर डीएनए. कुछ भी बोलिए, ये जो डीएनए है इनको, ये जो डीएनए है इनके लिए ये डिफरेंट नेम है. सो यूकैरियोट डीएनए इज अ लॉन्ग मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल, वेरी लॉन्ग, लीनियर, इट इज नॉट सर्कुलर, प्रेजेंट इनसाइड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, एंड अटैच टू इट आर हिस्टोन प्रोटीन्स. इसके संग संग अटैच रहते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स. एसिडिक नेचर होता है, इसलिए न्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं डीएनए और आरएनए दोनों को ही. और इसके अलावा एक यूकैरियोट सेल में कहाँ मौजूद होता है? इन ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स. एंड व्हेन इट इज फाउंड इन ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, उसके कई नाम हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर या ऑर्गेनेलर DNA, and that is like prokaryote DNA. It is circular. They are not linear. It is circular and small. So this is about the occurrence in a eukaryotic cell. So this is about the eukaryotic cell. And DNA is present in few viruses also. So in next class we will continue with the journey of DNA. Up till then, एक एक क्लास की मैं पॉइंट्स दे रही हूँ, मतलब वो आंसर्स हैं. कोई बड़े क्वेश्चन का आंसर है, आंसर के फॉर्म में दे रही हूँ बना के, आपको वो लर्न करते हुए आगे चलना है.
ठीक है, ओके, थैंक यू।